Hello students, welcome to our YouTube channel Career Compass. Today we will discuss about the weekly current affairs session for Clash, BBM, IPM, HM, etc. The first question is 1st of July. 1st of July is observed as a GST day. GST day इस दिन GST implement हुआ था. You are well known about that fact. 2017 GST is a 101 constitutional amendment and 122nd constitutional amendment bill number 122 and amendment number 101. टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो टाइप्स सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. फुल डिटेल हम लोग सेपरेट डिस्कस एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है 1 जुलाई को हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे. नेशनल डॉक्टर्स डे बिधान चंद्र रॉय जी की याद में मनाया जाता है 1st ऑफ जुलाई को. 1st ऑफ जुलाई ही इनकी बर्थ डेट थी एंड 1st ऑफ जुलाई ही इनकी डेथ डेट थी. बट 1882 से लेकर 1882 से लेकर 1962 देखिएगा सेम ही बर्थ डेट है और सेम ही इनकी डेथ डेट भी है, लेकिन ईयर फर्क है. अब बात करते हैं, ये सेकंड सीएम भी रहे थे वेस्ट बंगाल के. 1961 में भारत रत्न भी इन पर्सन को मिल चुका है. और इस बार की नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19. लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19. एंड 1st ऑफ जुलाई सीए डे. सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट डे. इस दिन 1st ऑफ जुलाई 1949 में ICAI एस्टेब्लिश हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन अभी हैं अतुल कुमार गुप्ता. द नेक्स्ट इज 1st ऑफ जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे. नेशनल पोस्टल वर्कर डे. पोस्टल वर्कर की हमारे देश में इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 1st ऑफ जुलाई को. नेक्स्ट आता है हमारा 2nd ऑफ जुलाई. 2nd ऑफ जुलाई सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे. वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे. 3rd ऑफ जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे. नेक्स्ट इज 4th ऑफ जुलाई. 4th ऑफ जुलाई दैट इज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार की कोऑपरेटिव डे की थीम क्या थी? कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन. कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन. कोऑपरेटिव्स का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या योगदान है, यूनाइटेड नेशन में कोऑपरेटिव्स का क्या योगदान रहा था, उसको देखते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज. Which state has become the first state in India to receive ISO certification for tribal hostels? Tribal hostels जो हैं, कौन सी स्टेट के ट्राइबल हॉस्टल्स को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला? देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉ के एग्जाम्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा. अब जब तक उसकी डिटेल में बात ना की जाए तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ने का फायदा नहीं होता है. अब यहां पर बात चल रही है हमारी आईएसओ की. आईएसओ की बात करें, आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन. और ये कौन से हॉस्टल्स को, कौन से स्टेट के हॉस्टल्स को ये मिला है? अब अगर हॉस्टल्स की बात करें तो कौन से स्टेट के हॉस्टल रहे थे? ये रहे थे ओडिशा. ओडिशा के हॉस्टल्स को ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, याद रखिएगा. ओडिशा के हॉस्टल्स को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है. आईएसओ की फुल फॉर्म बता दी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था आईएसओ. आईएसओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. 164 कंट्री मेंबर हैं. लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन. इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन. और इसके प्रेसिडेंट कौन है? एडे न्यूरोक. याद रखिएगा. और ट्रेड को कन्वीनियंट बनाने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ये आईएसओ. मोर देन 20,000 हैव बीन सेट. जो स्टैंडर्ड है 20,000 के आसपास स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, जो रिलेट करते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर, टेक्नोलॉजी पर, फूड सेफ्टी पर, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ केयर पर. इन सभी चीजों को देखते हुए ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं. अब ओडिशा के बारे में इंफॉर्मेशन. ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर. सीएम कौन है? नवीन पटनायक. और गवर्नर हैं कौन? गणेशी लाल माथुर. उसके बाद करते हैं ओडिशा अभी लेटेस्ट न्यूज में क्यों था? स्पेशल लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्लान फॉर
किस लिए बनाया था? रूरल इनकम को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था स्पेशल लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्लान ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। गिव स्टेट एंथम, स्टेट एंथम का दर्जा दिया गया था बंदे उत्कल जननी को, बंदे उत्कल जननी को स्टेट एंथम का दर्जा मिला था। फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द आईएसओ सर्टिफिकेशन बता दिया। उसके बाद राजा प्रभा फेस्टिवल, राजा प्रभा फेस्टिवल ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। कोणार्क के सन टेम्पल को 100% सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The next question is, who has been appointed as a NASA फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? नासा की फर्स्ट वुमेन हेड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा यह चुना गया है कैथे ल्यूडर्स को, कैथे ल्यूडर्स। The next is RBI has increased the borrowing limit of scheduled bank under the MSF scheme from 2% to how much percent from their NDTL for a temporary time period to deal with coronavirus pandemic consequences। देखिए अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारा MSF क्या होता है। MSF स्टैंड्स फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप लोग रेपो भी समझते हैं, रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्या होती है? एक ऐसी रेट जिस रेट से आरबीआई लेंड करता है किसको? बैंक्स को। आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट, बट इट्स ड्यूरेशन इज 14 डेज टू 90 डेज। 14 डेज टू 90 डेज के लिए आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट क्या होती है? यह भी ऐसी सेम रेट है जिसमें आरबीआई लेंड्स करता है बैंक्स को, आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है, बट ओनली एंड ओनली फॉर ओवरनाइट। फॉर ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब एक ही रात के लिए, 24 आवर्स के लिए आरबीआई लेंड करता है। आरबीआई लेंड करता है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है। याद रखिएगा अब बैंक जितना मांगे उतना थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है। बैंक के पास जो शाम को एनडीटीएल इकट्ठा होता है, एनडीटीएल, एनडीटीएल स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जितना टोटल डिपॉजिट शाम को इकट्ठा हुआ उसका 2% तक, उसका 2% तक आरबीआई जो है, मतलब बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन ले सकते थे। बैंक के पास शाम को जितना इकट्ठा हुआ उसका 2% तक ही लोन ले सकते थे बैंक आरबीआई से, लेकिन अब उस लिमिट को 2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3%। याद रखिएगा अब बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन ले सकते हैं। पहले अपने एनडीटीएल का ओनली 2% लोन ले सकते थे, अब अपने एनडीटीएल का 3% तक लोन ले सकते हैं। दैट्स द क्वेश्चन। The next is a CBIC. CBIC Central Board of Indirect Tax and Custom has launched a e-office application in 500 CGST and custom offices across India remotely. Who is the chairman of CBIC? देखिएगा CBIC ने remotely 500 CGST ई ऑफिस की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो बात करते हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी का चेयरमैन कौन है? पहले तो ये देखिए, द टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ डायरेक्ट एंड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट। अब तो इसको नई डेफिनेशन में प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ऐसे टैक्स जो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी इंक्रीज होती रहती है, दैट इज अ प्रोग्रेसिव। और ऐसे टैक्स इनकम बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स रेट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। और ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं इसमें मेनली सारे डायरेक्ट होते हैं और इसमें कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कौन करता है? सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इसके लिए कौन सा बनाया गया है? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जीएसटी के लिए सीबीईसी है और हमारा इनकम टैक्स के लिए कौन सा है? सीबीडीटी। तो सीबीईसी के चेयरमैन कौन है? हमारे एम अजीत कुमार, एम अजीत कुमार। और सीबीडीटी के भी याद रखिएगा पीसी मोदी कौन है? इसके कौन है? पीसी मोदी। और इसके कौन है? एम अजीत कुमार। द नेक्स्ट इज अ Which former RBI governor has won the Lifetime Achievement Award on the occasion of Statistics Day? Statistics Day के ओकेजन पर Lifetime Achievement Award दिया गया है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अवार्ड का नाम मैं पूरा बता दूं, दैट इज अ पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है?
दैट पर्सन नेम एज सी रंगराजन। सी रंगराजन जी को दिया गया है पीसी महालनोबिस अवार्ड। पीसी महालनोबिस, अब पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। और हमारे देश में आईएसओ की स्थापना, आईएसओ इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट करने वाले भी कौन थे? पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के बर्थ डेट पर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 ऑफ जून को, स्टैटिस्टिक्स डे। याद रखिएगा कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स डे। और अगर बात करें तो ये हमारे 19th गवर्नर भी रह चुके हैं। अगर सी रंगराजन जी की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं। कौन? सी रंगराजन जी। और ये अवार्ड कौन देता है? याद रखिएगा ये अवार्ड देता है मोस्पी। अब आप पूछोगे मोस्पी क्या है? मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करती है। याद रखिएगा पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सी रंगराजन। द नेक्स्ट इज who has been reappointed as a solicitor general for the period of 3 years। solicitor general कौन अपॉइंट हुआ है? 3 years के लिए। तो याद रखिएगा रीअपॉइंट हुए हैं 3 years के लिए। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है एक होते हैं अटॉर्नी जनरल और एक होते हैं एडवोकेट जनरल। और जो सेंट्रल लेवल पर लो एडवाइजर होता है, सेंट्रल लेवल पर लो एडवाइजर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। स्टेट लेवल पर कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और हमारे देश में अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। आर्टिकल 76 याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76। और एडवोकेट जनरल की बात करें तो एडवोकेट जनरल आते हैं आर्टिकल 165 से लेकर 177, इनका जो पूरी वर्किंग है इसमें आती है। तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं हमारे सोलिसिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन से काम करते हैं? सॉलिसिटर जनरल। और थर्ड जो होते हैं, थर्ड रैंक पर वो होते हैं हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ऊपर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो अभी सॉलिसिटर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? 3 सालों के लिए रीअपॉइंट हुए हैं। दैट पर्सन नेम इज तुषार मेहता। याद रखिएगा तुषार मेहता। The next question is who has been appointed as a first female lieutenant governor by Pakistan Army। पाकिस्तान आर्मी की पहली lieutenant governor या लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोला जाता है वो कौन बनी है? दैट पर्सन नेम इज दैट लेडी नेम इज नीगर जोहर। याद रखिएगा नीगर जोहर। और नीगर जोहर की मैं बात करूं तो 2017 में मेजर जनरल का रैंक प्राप्त करने वाली भी थर्ड पर्सन थी। मेजर जनरल का रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी थी? ये थर्ड। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्राप्त करने वाली कौन सी है? ये फर्स्ट। और याद एक और चीज याद रखिएगा, थर्ड तो मेजर जनरल थी, थर्ड मेजर जनरल। तो फर्स्ट मेजर जनरल को थी पाकिस्तान की साहिबा बादशाह और सेकंड थी साहिबा मलिक। The next question is Indian Railway. Indian Railway has started a 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन बिटवीन द नागपुर एंड कोरबा। नागपुर और कोरबा के बीच में 2.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन चलाई है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन? और ये अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है 2.8 किलोमीटर की। तो इस ट्रेन का नाम रखा है दैट इज अ शेषनाग। याद रखिएगा इस ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग। और अभी कुछ समय पहले ही रेलवे ने, हमारे इंडियन रेलवे ने सुपर एनाकोंडा नाम से भी एक ट्रेन चलाई थी। 177 डिब्बे थे जिसमें। और अब ये जो ट्रेन है जिसके अंदर 251 डिब्बे, 9 इंजन और 4 वैनगार्ड्स भी हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में इस ट्रेन को चलाया गया है और इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है। आगे बात करते हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ कोपल 19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर। वो कह रहे प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए जो प्लाज्मा डोनर्स हैं, याद रखिएगा प्लाज्मा डोनर्स, अब जो लोग कोविड-19 के शिकार थे लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं, अब उनको उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, आईआईटी दिल्ली और एम्स के डॉक्टर्स ने, आईआईटी दिल्ली और एम्स के डॉक्टर ने एक ऐप को डेवलप किया है। दैट ऐप नेम इज अ कोपल। ठीक है, उस ऐप का नाम है कोपल 19। द नेक्स्ट इज अ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना, ठीक है, डायना, प्रिंसेस डायना की बर्थ एनिवर्सरी पर किस इंडियन गर्ल ने अवार्ड रिसीव किया है? दैट अवार्ड नेम इज अ 2020 डायना अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। मानवतावादी कार्यों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए किस पर्सन को 2020 डायना अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो डायना अवार्ड दिया गया है वो मिला है फ्रेया ठकराल को। किसको मिला है? फ्रेया ठकराल को। और ये ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली की 13 ईयर की, ओनली 13 ईयर की एक स्टूडेंट है। इसने एक ऐप डेवलप की है।
ऐप डेवलप किया, उस ऐप के थ्रू क्या होगा, उस ऐप के थ्रू रिसाइकल वेस्ट जो है, रिसाइकल वेस्ट जिसके घर में पड़ा है और जो हमारे वेस्ट हैंडलर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और वेस्ट हैंडलर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया श्रेया ठकराल ने, जिस रीजन से उन्हें 2020 डायना अवार्ड दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इंडिया की पहली सोशल मीडिया ऐप, इंडिया की पहली सोशल मीडिया ऐप जो 5th of जुलाई को लॉन्च होगी बाय द एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इंडिया की पहली इंडियन सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हो रही है। दैट ऐप नेम इज एलिमेंट। The next is recently government of India has announced to release a commemorative stamp to honor which former prime minister of India on 100th बर्थ एनिवर्सरी। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी याद में एक स्टैंप लॉन्च किया जा रही है, कॉमेरेटिव स्टैंप लॉन्च किया जा रहा है। दैट पर्सन नेम इज पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में, पीवी नरसिम्हा राव। अब ये बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव हमारे क्या रह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव, और ये हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका जो 28th of जून की इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो कॉमेरेटिव स्टैंप है इसको लॉन्च किया गया है, और इनकी जो ड्यूरेशन थी 1991 से लेकर 1996 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1991 की बात करते हैं तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म आप लोगों को पता ही है, दैट इज एलपीजी। एलपीजी आप लोगों ने सुना है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है ना, ये लेकर आए थे कौन, हमारे पीवी नरसिम्हा राव। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रूल्स और पॉलिसीज को आसान बनाना, प्राइवेटाइजेशन हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना, ग्लोबलाइजेशन टू कनेक्ट द इंटरनेशनल इकोनॉमी टू आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, द नेक्स्ट insolvency and bankruptcy board of India has constituted its advisory panel to corporate insolvency resolution and liquidation to be headed by। वो कह रहे हैं कि insolvency and bankruptcy board of India ने एक पैनल का गठन किया है, वो पैनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन को देखेगा, और उसके हेड किसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा उसके हेड जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं उदय कोटक। अब आईबीबीआई की बात करें तो आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में पहले सरफेसी एक्ट था, सरफेसी एक्ट के साथ साथ हमारे देश में जो डीआरटी थे, डीआरएटी थे, इन सारी एनसीएलटी थे, इन सारी कमियों को देखते हुए हमारे देश में 2016 में हमारे देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड लॉन्च किया गया था। और ये भी याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, दैट पर्सन नेम इज एम एस साहू, उसके चेयरमैन है एम एस साहू। इसकी पूरी डिटेलिंग जो है वो स्पेशल एक क्लास ली जाएगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है विच स्टेट बिकम द टॉप स्टेट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर अंडर द मनरेगा। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने वाला स्टेट कौन सा बना है, दैट स्टेट नेम इज यूपी बना है मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा काम देने वाला। राइट टू वर्क के तहत जो वर्क है देने वाला, सबसे ज्यादा काम देने वाला बना है यूपी। और बात याद रखिएगा 2005 में मनरेगा लॉन्च हुई थी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको देखा जाता है, और इसमें क्या है कि अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के एरिया में 100 डेज का काम मिलता है, 100 दिन का काम मिलता है, जिसको अभी बात चल रही है 150 दिन करने की। अब यूपी की बात करते हैं तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और उसके बाद करते हैं ट्रूनेट मशीन्स, अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जानी थी इस योजना में। उसके बाद करते हैं सेटअप नोडल एजेंसी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टअप एक नोडल एजेंसी चलाई है। उसके बाद मनरेगा आप लोगों को बता दिया। यूपी कामगर श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग, यूपी ने अलग से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अलग से एक आयोग बनाया है, एक डिपार्टमेंट बनाया है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप
पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने स्टार्टअप एज ए सब्जेक्ट लॉन्च किया है उसके स्टेट में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, स्टेट की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। उसके बाद प्रवासी भारत मित्रा, प्रवासी भारत मित्रा ऐप टू कनेक्ट द माइग्रेंट विद द स्कीम एंड जॉब्स, ये भी किसने बनाई है, हमारे यूपी ने। उसके बाद 800 किलोमीटर के हर्बल रोड्स बनाए जाएंगे यूपी के अंदर, सड़कों के किनारे हर्बल ट्री उगाए जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आयुष कवच ऐप, वो भी किसकी है, यूपी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा what is India's rank? What is India's rank in FDI according to the World Investment Report? World Investment Report 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? इस रिपोर्ट को रिलीज किया किसने किया है, अंकटाड ने। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया का रैंक क्या है, 9th, इंडिया का रैंक है 9th। और एफडीआई क्या होता है, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई के साथ साथ हम लोगों को एक और वर्ड जानना जरूरी है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन की कंपनी कोई भी इंडिया में आकर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, मींस यहां पर मशीनरी लगा रही है, प्लांट लगा रही है, अगर कुछ ऐसा कर रही है तो उसको एफडीआई बोला जाता है। ओनली एंड ओनली फॉरेन की कंपनी इंडिया में आई सिर्फ और सिर्फ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रही है ओनली, तो उसको क्या बोला जाता है, एफआईआई। ठीक है, याद रखिएगा एफडीआई और एफआईआई के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफडीआई में जो इंडिया का रैंक क्या रहा है, वो रहा है 9th। और यहां से एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो अंकटाड है, अंकटाड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 195 कंट्रीज के मेंबर है, सेक्रेटरी जनरल है मुकहीसा कितुई, मुकहीसा कितुई। देखो बार बार इस फैक्ट को आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को याद होते रहेंगे। और अंकटाड क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए अंकटाड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1964 में। अगला आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी, सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई से अलग होकर 1990 में, आईडीबीआई से अलग होकर 1990 में सिडबी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सिडबी की बात कर लें तो सिडबी के नए डायरेक्टर किसको चुना गया है, दैट पर्सन नेम इज देवेंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह जी को चुना गया है। सिडबी के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, दैट इज गोमती, याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता है हमारा इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हैज won the 2020 Peace Prize for German Book Trade. Peace Prize for German Book Trade. He has won the Nobel Prize in which year? वो कह रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था। अभी की नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर है अमर्त्य सेन। इन्होंने अभी कौन सा प्राइज जीता है, 2020 पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड। अब इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1998 में, याद रखिएगा 1998 में। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कौन सा है, देखो सभी को पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्म श्री। भारत रत्न के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इनके ऊपर। उसके बाद करते हैं कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न मिला है 1999 में और इनको नोबेल प्राइज मिला है 1988 में। तो नोबेल का क्वेश्चन है तो 1988 इसका आंसर हो गया। ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। इनकी मेन थ्योरीज क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल चॉइस थ्योरी, ये इनकी मेन थ्योरीज है। याद रखिएगा किनकी, अमर्त्य सेन जी की। अगला आता है हमारा, और यहां से एक और फैक्ट याद रखिएगा, नोबेल प्राइज देता कौन है, नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में मिलते हैं आप सभी को पता हो तो नोबेल प्राइज हमारे 6 फील्ड में मिलते हैं। 5 फील्ड में कौन देता है, नॉर्वे, और 1 फील्ड में देता है कौन, स्वीडन। ठीक है, सॉरी 1 में देता है हमारा कौन, नॉर्वे, और 5 फील्ड में कौन देता है, स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल का पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज कौन देता है हमारा, नॉर्वे, और 5 फील्ड में कौन देता है, स्वीडन। द नेक्स्ट इज इंडिया विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन से मंथ में करेगा। देखिए हर महीने एक महीने का टाइम दिया जाता है हर एक मेंबर को। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, इसके अंदर मेंबर होते हैं टोटल 15। 15 में से 5 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट और 10 मेंबर होते हैं हमारे नॉन परमानेंट, याद रखिएगा। और इंडिया अभी कुछ समय पहले ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8th टाइम मेंबर बना था 2 सालों के लिए।
ये। और इसके साथ साथ केन्या, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे भी इसके मेंबर बने थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसको जो मिली है अध्यक्षता करना, प्रेसिडेंटशिप मिलेगी, वो मिलेगी अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में। अगला आता है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग विल लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फॉर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मतलब CO2 को कम करने के लिए लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, ये कोलैबोरेशन किया है, दैट इज अ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। याद रखिएगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नीति आयोग के बारे में आप लोग समझते हैं, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जगह पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, रिप्लेस कर दिया गया, 2015 में इसको बना दिया। और हमारे देश में ये थिंक टैंक का काम करते हैं। कैसा थिंक टैंक। और प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 ईयर प्लान बनाता था, नीति आयोग 15 ईयर प्लान बनाता है। एक और चीज याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरमैन है कौन, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO की मैं बात कर लूं तो CEO कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखिएगा अमिताभ कांत, नीति आयोग। अगला आता है हमारा द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्टास। ठीक है, इफ्टास हैज अपॉइंटेड टी रविशंकर, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इफ्टास के टी रविशंकर। और CEO अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर N राजेंद्रन इफ्टास के। तो इफ्टास किसकी सब्सिडरी है, देखिए इफ्टास की बात करें तो इफ्टास सब्सिडरी है किसकी, RBI की। अभी कुछ समय पहले ही बनी थी। अब पूरा इसके बारे में डिटेल की बात करते हैं तो आरबीआई की सब्सिडरीज, आरबीआई की सब्सिडरी कितनी है एट प्रेजेंट में, आरबीआई की सब्सिडरी है 4। एक है DICGC, पहली है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, हमारे बैंक में जितने भी अकाउंट है ना, वो अकाउंट इंश्योर्ड है, उनका इंश्योरेंस हुआ है 5 लाख रुपए तक। पहले 1 लाख थी इसकी लिमिट, 5 लाख रुपए तक। अगर बैंक डूब गए तो 5 लाख रुपए तक कौन देगा, DICGC देगा। तो आरबीआई की पहली सब्सिडरी हो गई DICGC। सेकंड, आरबीआई की सेकंड सब्सिडरी जो है वो है BRBNMPL, BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारत के लिए नोट छापने का, आरबीआई के लिए नोट छापने का काम कौन करता है, BRBNMPL। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा इफ्टास, ये जो ऊपर लिखी है इफ्टास। और अगला आता है हमारा रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब बात करते हैं ये 4 आरबीआई की क्या है सब्सिडरीज, DICGC, BRBNMPL, इफ्टास और रैबिट। ठीक है, और इफ्टास के नए चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं, टी रविशंकर। और इसके अगर बात करते हैं तो CEO बने हैं कौन, N राजेंद्रन। अगला आता है हमारा कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग 1540 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ। अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हमारे देश के 1540 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जब डूबा था तो ये सारे जो कोऑपरेटिव बैंक है थोड़े से सस्पिशियस कैटेगरी में आ गए थे। तो अब इनके सुपरविजन को किसने अपनी कैटेगरी में ले लिया है, अपने अंडर ले लिया, दैट इज आरबीआई। पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में आते थे, अब ये आरबीआई के सुपरविजन में आने लग गए। अगला आता है हमारा विच एयरपोर्ट इज बीइंग अपग्रेडेड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन से एयरपोर्ट को अपग्रेड कर दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, पहले वो नेशनल था, दैट इज कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट क्यों, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसके आसपास के जो भी प्लेसेस हैं वो सारे बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं, जिस रीजन से कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपॉइंट कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रही है, जैसे कृष्णा सर्किट भी बनाया, राम सर्किट भी बनाया है। कृष्णा सर्किट में वृंदावन आ गया, मथुरा आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, ऐसे ही बुद्धिस्ट सर्किट में ये कुशीनगर आ गया। ऐसे ऐसे प्लेसेस जो हैं जो बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, बोध गया हो गया, जो बुद्ध धर्म से संबंधित है वो सारे के सारे कुशीनगर के आसपास पड़ते हैं, जिस कारण से इस एयरपोर्ट को हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगला आता है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस द पीस एंड स्टेबिलिटी। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को किसने ज्वाइन किया, याद रखिएगा इसको ज्वाइन करने वाला देश कौन सा बना है, चाइना ने आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन किया। अगला आता है हमारा विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंद द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया
द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, ये कहाँ पर बन रही है? योगा यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ये बन रही है लॉस एंजल्स यूएसए में, याद रखिएगा लॉस एंजल यूएसए में। अगला आता है एमएसएमई। एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? एमएसएमई डे की बात करें तो एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को, 27 जून एमएसएमई डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव किया था एमएसएमई को, और हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, जो कहाँ से हैं? नागपुर से, याद रखिएगा, और नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज भी कहा जाता है। The next is a Bombay Stock Exchange become the world 10th largest stock exchange. 10th largest stock exchange बना है वर्ल्ड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बारे में याद रखिएगा इंडिया के अंदर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल लेवल के हैं। वो कौन कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है हमारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। और अगर बात करें सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनी आती हैं? सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी आती हैं। निफ्टी के अंदर कितनी कंपनी आती हैं? 50 कंपनी आती हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 के अंदर बनाया गया था। इंडिया का और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता था। उसके साथ साथ बात करें कि वर्ल्ड के पहले नंबर पर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज आया है? देखो इंडिया का तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 10th नंबर पर है। वर्ल्ड का पहले नंबर पर जो स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, वो कौन सा बना है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उसके साथ याद रखिएगा कि वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में बनाया गया था, 1602 में बनाया गया था, नीदरलैंड में। आगे बात करते हैं कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिए हैं। आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, कौन कौन सी ऐप बैन की हैं और कौन से एक्ट में, आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के थ्रू, ए के अंडर इसको, इन चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। उसके बाद करते हैं नासा। नासा हैज नेम्ड इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग एट वाशिंगटन डीसी आफ्टर इट्स फर्स्ट अमेरिकन फीमेल इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से नासा की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। आप सभी को पता है नासा की फुल फॉर्म। उसके बाद करते हैं कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई हैज कंडक्टेड एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेल ऑफ द डे ऑफ ट्रेजरी बिल्स 10,000 करोड़ रुपए ईच अंडर द ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू, याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू। तो अब यहां पर बात करते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जो आरबीआई अपनाता है। इसमें क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज किया जाता है। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। तो अब आरबीआई ने क्या किया है? परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा आरबीआई, तो नेचुरली बात है मनी का फ्लो मार्केट में जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लोग देख ही रहे हैं मार्केट में मनी का फ्लो कम हो गया। तो मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है कौन? हमारा आरबीआई। तो ये कौन से ऑपरेशन में आता है? दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। और कितने थाउजेंड की? 10,000 करोड़ की। आगे आता है पीएम मोदी हैज लॉन्च आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। पीएम मोदी जी ने यहां पर लोगों को इनवाइट किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंडियन कोई ऐसी ऐप बनाएं जो इंडिया में ही चले और इंडिया के साथ साथ वो कंपीट कर पाए इंटरनेशनल लेवल पर। देखो इंडिया में चले वो बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के साथ साथ वो वर्ल्ड लेवल को भी कंपीट कर पाए। जैसे आप लोग देख रहे थे टिकटॉक जो था, टिकटॉक इंडिया में भी था, टिकटॉक फॉरेन में भी था। तो ऐसी कुछ इंटरनेशनल लेवल की ऐप बनाए, लोगों को, हमारे देश के यूथ को, हमारे देश में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ऐसा उन्होंने एक चैलेंज दिया है लोगों को। उस चैलेंज का नाम है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम लोग हर वीक संडे को ही, हर संडे को वीकली करंट अफेयर की वीडियो आप चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।